आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी पे बेस्ड लेक्चर होगा। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए बच्चों सीबीएसई के लिए तो बिल्कुल कोर एनसीईआरटी ही कोर है। बट इसके अलावे भी बच्चों आपको नीट या जेई के लिए कहीं भी किसी भी टॉपर का इंटरव्यू कुछ भी देखेंगे तो वहाँ एनसीईआरटी को बिल्कुल मैंडेटरी बोला जाता है, यानी एनसीईआरटी बुक को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो हमारा जो ये लेक्चर का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो देखिए बच्चों, इसकी स्टार्टिंग जो हम लोग करते हैं, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं थोड़ा सा फॉलो अप अगर चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 2, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूँ तो जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन था, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिलके इलेक्ट्रोस्टैटिक था, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इन दोनों चैप्टर को का बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इस शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ इन चैप्टर्स में, मतलब समराइज इन द सेंस कि इस चैप्टर का लिंक मैग्नेटिज्म से कैसे है। चूँकि मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 से हमारा मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जा रहा है एनसीईआरटी में, तो इससे इसका लिंक कैसे है ये समझने के लिए बच्चों देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चों हमने क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज अगर पड़ा हो तो वो अपने आसपास ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ऐसा पढ़ा था हमने। कोई भी चार्ज अगर पड़ा हो तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब आते हैं, जब ये चार्ज, क्रोनोलॉजी समझिएगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि रेस्ट में पड़ा हुआ चार्ज, एक चार्ज रेस्ट में पड़ा हुआ है तो इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज मोशन में आ जाए, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट विल प्रोड्यूस करेंट। यही तो बेस था, कोर था चैप्टर नंबर 1 और 1, 2 एंड 3 का। तो अब इससे आगे समझेंगे। रेस्ट वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज यानी चलता हुआ चार्ज करंट प्रोड्यूस करता है। तो क्या अब ये करंट भी कुछ प्रोड्यूस करता है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको बहुत डिटेल से इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये एक बेसिक क्रोनोलॉजी है चैप्टर नंबर 1 to 4, है ना। पहले चार्ज को रेस्ट में रखा, फिर चार्ज को मोशन में रखा और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, अब हम लोग वापस आते हैं। ये तो एक बेसिक था जो आई होप आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म बच्चों। तो मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जिसमें मैग्नेट यानी आने वाले अगले 3 चैप्टर तक हम लोग मैग्नेट और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब ये मैग्नेटिज्म की स्टोरी भी बहुत डिफरेंट है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक एंशिएंट, बहुत पुराने टाइम का एक पिक्चर है, जहाँ ये पर्सन बस एक आयरन का एक एक्स है, जिसको इस पत्थर पे ऐसे हिट करते तो वहीं चिपक के रह जाता है। तो एट दैट टाइम नो वन वाज aware about the property of magnet, so he is thinking कि why this x has stuck in this stone। तो थोड़ा सा जस्ट एक लाइन, ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूँगा, जस्ट एक लाइन में मैं समझता है कि चूँकि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दे रखा है और हमारा ये लेक्चर ही एनसीईआरटी बेस्ड है, तो मैं किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना चाहता। तो उसमें एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है कि अप्रॉक्स 2000 ईयर एगो देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीसिया वेयर मैग्नेट्स एंड इट्स इफेक्ट वेयर डिस्कवर्ड। तो सिंपल था, कुछ पर्सन थे जो कोई भी उस एंशिएंट टाइम में, आज से 2000 ईयर्स एगो, जो कुछ मेटेलिक चीज़ें लेके जाते थे। तो मैग्नीसिया नाम के जो जगह था, वहाँ कुछ स्टोन्स, पत्थर पड़े थे, जहाँ पे ना वो अट्रैक्ट करते थे मैग्नेटिक चीज़ों को। तो वहाँ से वो मैग्नेटिज्म की समझ सकते हैं कि वहाँ से स्टार्ट हुई और लोगों को मैग्नेट नाम की किसी चीज़ के बारे में पता चला जो मेटल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है, नथिंग इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, तो जो मैंने आपको बताया था, चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, चार्ज मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक करेंट, एंड करेंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इन टर्म्स मैग्नेटिज्म। तो ये जो मैंने आपको बताया था उसका नोट्स भी है, तो साथ साथ मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ,
तो आप नोट्स को भी चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, अब आते हैं ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हमें समझना है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने, पहले मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक बताता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑर्स्टेड ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए? कि करेंट कैरिंग कोई भी वायर या कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, तो इस फिनोमिना को ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, जहां उन्होंने क्या लिया? एक कंपास लिया, कंपास निडल जो एक मैग्नेट ही होता है, इसके अंदर इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो एक कंपास निडल लिया, एक करंट कैरिंग वायर लिया। तो इसको यहाँ थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे क्या है बच्चों? नीचे तो एक कंपास रखा है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। आप फिगर 1 है, ये फिगर 2, तो अभी फिगर 1 पे फोकस करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ नीचे उन्होंने क्या रखा है? एक कंपास रखा है। अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने एक स्विच लिया है, एक बैटरी लिया है और एक वायर लिया है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज अ वायर, ये बैटरी है, ये स्विच है। अब वो क्या करते हैं ऑर्स्टेड यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि इस वायर के अंदर वो करंट फ्लो करवाते, ठीक है, करंट फ्लो कराते। तो एक प्लस से करंट निकलता है, यानी साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे कंपास निडल में एक डिफ्लेक्शन आता है, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आता है। अब बताइए मुझे कि आपके सामने एक मैग्नेट पड़ा है, ठीक है, ये मैग्नेट चुपचाप पड़ा है, कोई भी मैग्नेट, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट, चुपचाप पड़ा है। अगर ये मैग्नेट में किसी भी तरह का मोशन होता है बच्चों, तो आपको क्या समझ आएगा? ये मैग्नेट के अंदर मोशन आया, इसका मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी तो डिटेक्ट किया, नहीं आसपास कोई दूसरा मैग्नेट होगा, इन शॉर्ट समझे, तभी तो एक दूसरा मैग्नेट किसी, या तो मेटल से, है ना, या कोई दूसरा मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी तो ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट होगा। तो ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि स्विच ऑन किया, अचानक से इस मैग्नेट के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। उन्होंने क्या किया? अब स्विच को ऑफ किया। स्विच को जब उन्होंने ऑफ किया तो वापस से मैग्नेट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब स्विच ऑफ है तो मैग्नेट चुपचाप रहा। यानी जब जब वो स्विच ऑन करते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं मतलब क्या होता है? स्विच ऑन करना मतलब करंट का फ्लो होता है। तो जब जब इस वायर के अंदर करंट का फ्लो होता है तभी इस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आता है बच्चों, तभी इस मैग्नेट के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ ये होता है कि जब भी उन्होंने करंट को पास कराया एक कंडक्टर से, तो एक मैग्नेट के अंदर डिफ्लेक्शन आया। यानी मैग्नेट के अंदर डिफ्लेक्शन तभी आएगा ना जब एक मैग्नेटिक फील्ड उससे इंटरेक्ट किया होगा। यानी अल्टीमेटली वी कैन से कि करंट प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिवर्स किया, फिगर 2 पे आते हैं। अब उन्होंने क्या किया? करंट को साउथ से नॉर्थ के बजाय अब वो करंट की डायरेक्शन को नॉर्थ से साउथ करते। अब स्विच ऑन करते, स्विच ऑन किया, करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो, अगेन मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आया, अगेन मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आया। स्विच ऑन किया मतलब करंट दिया, अब इस मैग्नेट में अगेन डिफ्लेक्शन आया। इट मीन्स मैग्नेट के अंदर जब डिफ्लेक्शन आता है मतलब फिर से यहाँ पे कोई ना कोई तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तभी तो डिफ्लेक्शन आया। ओके, बट द चेंज वॉज दैट जैसे उन्होंने करंट का डायरेक्शन अपोजिट किया, तो देखिए बच्चों, पुराने केस में नॉर्थ से ईस्ट डिफ्लेक्शन हुआ था, इस केस में नॉर्थ से वेस्ट डिफ्लेक्शन हुआ। इट मीन्स कि अभी भी कह सकते हैं कि करंट प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। तो इन शॉर्ट आई होप कि आपको ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? टू प्रूव करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब आते हैं, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर आपको कुछ लगे तो स्क्रीनशॉट वगैरह रखना हो तो रख सकते हैं। ओके, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अब आते हैं बच्चों आगे, यहाँ तो ये वही कहानी लिखी है
कि अच्छा ये ऑर्स्टेड ने 1820 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय सेटिंग अप कंपास थ्रू अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। ऑर्स्टेड शोड दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट ही होता है। ओके, मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट होता है। अब आते हैं आगे। ओके, तो अच्छा जो एक वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आते हैं स्पेस इन सराउंडिंग ऑफ मैग्नेट, स्पेस इन सराउंडिंग ऑफ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं तो अभी मैं बात करूं कि इस वायर के अंदर करंट जा रहा है, तो एज पर ऑर्स्टेड और एक्सपेरिमेंट इसके आसपास जैसे ही आप कोई मैग्नेट रखोगे तो उसके अंदर आएगा डिफ्लेक्शन। इट मीन्स इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया बच्चों। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट हो लेक्चर में तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। हमारे चैनल पर पहले से भी बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, आपके 11th-12th के बहुत सारे फिजिक्स के वीडियोज़ है। तो आप चाहे तो चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइव सेक्शन में भी जा सकते हैं चैनल में, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे लेक्चर्स के। पूरा सिलेबस भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आते हैं बच्चों राइट हैंड रूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब देखिए ये फिगर में आप देखेंगे तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसा आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे आपको अपने राइट हैंड का थंब लेना है। आप अपने राइट हैंड के थंब को आप करंट के डायरेक्शन में, ये एक वायर है जिसमें ये आई करंट जा रहा है, तो थंब के डायरेक्शन में रखोगे और फिंगर जिस डायरेक्शन में आपका फोल्ड होगा ना बच्चों, जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर फोल्ड होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और ये बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बी से किस चीज़ को डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल ध्यान रखना है आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसी में पूछा जाता है इनवर्ड आउटवर्ड, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे कर दिया आई, तो आप अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर को फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा जिधर फिंगर फोल्ड हो रहा है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये आपका राइट हैंड रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायट-सवर्ट लॉ। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिज्म का। अब इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है बायट-सवर्ट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये ध्यान से देखिए, एक्सपेरिमेंटल लॉ व्हिच डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करेंट एलिमेंट। ओके, ए स्मॉल करेंट एलिमेंट। अब आइए यहाँ पे, अब एक्सपेरिमेंटल लॉ है तो इससे आपको पता होना चाहिए कि एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ, जैसे कूलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, F = K(Q1Q2/R²). तो ये थोड़ा सा इसी के सिमिलर आपको फॉर्मूला दिखेगा। तो कूलम्स लॉ भी कैसा था, एक्सपेरिमेंट बेस्ड। उन्होंने दो चार्ज Q1 Q2 को रखा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डिस्टेंस पे उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो उनको एक फॉर्मूला मिला जो हर जगह इक्वली अप्लीकेबल था। तो वैसे ही बायट-सवर्ट लॉ भी आपका एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इसमें क्या किया उन्होंने, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बायट-सवर्ट लॉ में, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वायर लेते हैं, सपोज एक L लेंथ का वायर है, ठीक है, जिसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, करंट एलिमेंट। मतलब अब देखिए L लेंथ का वायर है, बट अपन क्या लेने वाले इसमें, करंट एलिमेंट। मतलब एक छोटा सा वायर का छोटा सा लेंथ, जिसे मैं फ़िलहाल के लिए DL बोल देता हूँ, वायर का छोटा सा लेंथ जिसे मैं अभी DL बोलता हूँ। अब यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इस छोटे से करंट एलिमेंट DL के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को जैसे हमने बताया कि B से डिनोट करते हैं। तो यही बायट-सवर्ट लॉ है कि एक वायर है। हमने ये तो सीखा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में कि यस, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बट वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए बायट-सवर्ट लॉ आता है। तो यहाँ पे DL एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, मैं सबको लास्ट में लिख दूंगा अच्छे से। अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण
इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैं बी ना लिख के बच्चों डी बी लिख रहा हूँ, बिकॉज बी तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा, एलिमेंट छोटा है तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड मैं डी बी लिख रहा हूँ। ओके, तो डी बी इज अ वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट डी एल। अच्छा, अब इसके डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो लेट्स समझते हैं यहाँ से कि डिस्टेंस कुछ आर डिस्टेंस पे है। ओके, पॉइंट पी इस डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे। अच्छा, ये करंट एलिमेंट और ये आर के बीच जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा। आर और डीएल एलिमेंट के बीच क्या है? एंगल थीटा। तो अब यहाँ पे उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा? डी बी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड। अब बेसिकली वो क्या फाइंड करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब भी वो करंट की वैल्यू, ये करंट की वैल्यू जब भी वो बढ़ाते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई इज फॉर करंट। ये तो रहा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या लिया कि डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। वायर के लेंथ पे भी डिपेंड करता है कंडक्टर के, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। एक और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? ये एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नाउ फोर्थ, डी बी, अब वो क्या किया? डिस्टेंस को भी, अब आर की डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी कम कभी ज़्यादा उन्होंने लेके एक्सपेरिमेंट किया। तो जब डिस्टेंस का उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें क्या मिला? डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन सबको कंबाइंड करके आप चाहो तो एक सिंगल फॉर्मूला बना सकते हो। तो उन्होंने सबको कंबाइंड किया और ऐसे फॉर्मूला बना, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्मॉल ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब हमें पता है कि जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आया है तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। तो डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं, वो कांस्टेंट है μ0/4π। अभी मैं μ0/4π के बारे में भी आपको बताऊंगा, जस्ट ये कांस्टेंट को रिप्लेस किया है, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब इसको क्या बोलते हैं? μ0/4π को आप क्या बोलोगे? अगर μ0/4π की मैं बात करूं तो μ0/4π को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हियर। अब आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना है, μ0/4π की जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बच्चों ये यूनिट ध्यान रखिएगा, कई बार 1 मार्क्स में ये यूनिट बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो μ0/4π, अब इसको बोलते क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसी के अंदर मैं बताता हूँ, चूँकि 4π इज अ नंबर, μ0 को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। μ0 इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये बस आपको ध्यान रखना है इसको क्या बोलते हैं। ओके, और μ0 कई बार μ0 की वैल्यू, अब यहाँ से μ0 की वैल्यू देखो, यहाँ से आप फाइंड करोगे तो आपको सिंपली μ0 इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, पर एम्पियर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार न्यूमेरिकल में आपको ये काम आ जाएगा बच्चों। ओके, तो μ0 इक्वल टू टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ओवरऑल बायट सवर्ट लॉ आपका कौन सा हो गया? दिस इज योर बायट सवर्ट लॉ। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सारे क्वांटिटीज चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर करेंट। ओके, उसके बाद डी एल जो है वो क्या है बच्चों? डी एल लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट है। उसके बाद साइन थीटा जो है एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड लाइन, लाइन मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ओके,
बाकी 1/r या आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर को बात बोलते हैं, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट पी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट पी, जैसा मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है वैसे ही है, ये एलिमेंट है, ये पॉइंट पी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ओवरऑल ये बायट-सावर्ट लॉ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के लेक्चर नंबर 2 में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पूरा लेक्चर आएगा बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए ताकि व्यूज आए और हमें भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के। सो थैंक यू बच्चों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।